जब हम इतिहास विषय को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना क्या है उस विषय में, ये चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत वेग लाइन है ये, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कैसे इसको डिफाइन किया जाए, कौन कौन से हिस्से होते हैं और क्या क्या हमको उसमें पढ़ना होता है। जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं, धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित अलग अलग पहलुओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए डिटेल्स को हमको यहाँ गुड इवनिंग एवरीवन। अभी जो हम सेशन कर रहे हैं उसमें हम इतिहास विषय को कैसे अप्रोच किया जाए उसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। तो जब हम इतिहास विषय को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना क्या है उस विषय में, ये चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके साथ ही साथ जब हम पढ़ रहे हैं तो किस सोर्स से पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें, किस तरह के प्रश्नों को यूपीएससी पूछती है, किस स्टेज पर पूछती है, इन सारे प्रश्नों का इस सेशन में हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं तो यहाँ सबसे पहले हमको सिलेबस देखना इसका इम्पोर्टेंट होता है कि किस किस स्तरों पर प्रश्न पूछा जाता है। तो जब इतिहास विषय आप देख रहे हैं तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है इससे और मेंस में भी आता है। हालांकि जब हम सिलेबस की लाइनों को पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल्ड वहाँ हमको कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिलता है। तो क्या दिया है सिलेबस में, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। ये आपका प्रारंभिक जो परीक्षा है उसका सिलेबस है और इतिहास के विषय में आप अगर देखें तो आपको दो लाइनें मिलती हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। तो समसामयिक जो घटनाएं हैं वो बाकी विषयों से भी संबंधित हो जाएंगी और इतिहास से संबंधित जो भी चीजें जैसे संस्कृति वगैरह की न्यूज में रही हैं वो चीजें भी यहाँ पर आ जाती हैं। उसके साथ साथ भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आप सिलेबस देखें तो बहुत वेग लाइन है ये, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कैसे इसको डिफाइन किया जाए, क्या वाकई यूपीएससी पूछेगा। तो प्रारंभिक परीक्षा का जब आप सिलेबस देख रहे हैं तो आधिकारिक तौर पर जो यूपीएससी ने बताया है वो सिर्फ ये बताया कि भाई हम भारत का इतिहास पूछेंगे आपसे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर प्रश्न पूछेंगे। अब इसको कैसे डिफाइन किया जाए, कौन कौन से हिस्सों को पढ़ा जाए, कितना ध्यान देकर के पढ़ा जाए, इसके लिए जो हमारा गाइड होता है वो होता है प्रारंभिक जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं प्रारंभिक परीक्षा के, वे सारे। क्योंकि जब हम उसको देखेंगे तभी हमको ये समझ में आएगा कि यूपीएससी अपने सिलेबस को हम तक कैसे पहुंचा रही है, क्या बता रही है कि कौन से टॉपिक को डिटेल में पढ़ो, कितना ज्यादा तथ्यात्मक आपको ध्यान देना है, कितना उसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखने की आवश्यकता है। नहीं तो इसमें तो कुछ ऐसा डिटेल उन्होंने दिया नहीं है। आधिकारिक तौर पर उन्होंने कुछ ऐसे भी जारी नहीं किया है कि भाई हम 20 सवाल हिस्ट्री से पूछेंगे या हम 10 सवाल हिस्ट्री से पूछेंगे। हिस्ट्री में भी पूछेंगे तो कौन से हिस्से से ज़्यादा पूछेंगे, कौन से हिस्से से कम पूछेंगे, ऐसा भी उन्होंने कुछ हमको आधिकारिक तौर पर नहीं बताया है। तो इसीलिए विगत वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले तो हम सिलेबस की लाइनें देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे डिफाइन किया जाए। ये जो है आपके मुख्य परीक्षा का जो GS1 के तरह से हम लोग समझते हैं उसका, जिसमें भारतीय विरासत और संस्कृति पूछी जाती है, विश्व का इतिहास पूछा जाता है। इसके अलावा एक हिस्सा इसमें भूगोल का होता है, एक हिस्सा समाज का होता है, जो भी सामाजिक मुद्दे हैं उस पर प्रश्न आता है। तो इतिहास वाले सेक्शंस को पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू शामिल होंगे। तो इन्होंने यहाँ पर मुख्य परीक्षा में सिलेबस क्या डिफाइन किया, भारतीय संस्कृति, और भारतीय संस्कृति में भी क्या, प्राचीन काल से आधुनिक काल। तो एक उन्होंने हमको दिया खाका, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सेक्शन रखेंगे भारतीय संस्कृति का। उसमें उन्होंने हमको दिया कालक्रम, कालक्रम में उन्होंने क्या कहा, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। और फिर उसमें उन्होंने हमको दिया पहलू, पहलू में क्या बताया उन्होंने कि हम कला के रूप पूछेंगे आपसे। अब कला के रूप में भी क्या क्या आएगा ये नहीं डिफाइन किया उन्होंने। उन्होंने कहा क्या है कि हम कला के रूप आपसे पूछेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा है साहित्य और वास्तुकला, स्थापत्य से संबंधित जो भी सारी चीजें होंगी उन चीजों को साथ में यहाँ पर
पूछा जाएगा। ये हो गया हमारा संस्कृति से संबंधित हिस्सा। अगली लाइन पढ़ते हैं। अठारहवीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। तो 18वीं शताब्दी का मध्य मतलब कि 1750। तो 1750 से लगाए वर्तमान समय, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास पूछेंगे, उसमें भी हमसे घटनाएं पूछेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं। सारी घटनाएं नहीं, उन्होंने यहाँ क्या लिखा है, महत्वपूर्ण घटनाएं। अब महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, क्या डिफाइन किया है, वो कौन बताएगा? विगत वर्षों का प्रश्न पत्र, उसमें देखना पड़ेगा कि भाई किस टॉपिक के ऊपर, किस घटना के ऊपर यूपीएससी ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि अलग अलग परीक्षा के हिसाब से, अब इतिहास विषय ही है, एक ही टॉपिक उठाते हैं। मान लें कि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक कंपनी रही थी ब्रिटेन की जिसने भारत के ऊपर कब्जा किया, तो अगर हम वो एक टॉपिक उठा लें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर प्रभुत्व, तो ये एक टॉपिक है। अलग अलग एग्जाम इसको अलग अलग तरीके से पूछेंगे। हो सकता है कि आप कोई वनडे एग्जाम दे रहे हो जहां पर आपसे ये पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, कब लड़ा गया, किस दिन लड़ा गया, उससे संबंधित कौन सी संधि रही। हो सकता है कि कोई एग्जाम आपसे ये पूछ रहा हो कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होने के पीछे के कारण क्या क्या थे, और वहां आपको बताया गया कि भाई आप इसमें से छांट करके सही गलत कारण हमको बताएं। हो सकता है कि कोई एग्जाम आपसे ये पूछे उसी टॉपिक में कि क्यों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। तो हमको ये समझना है कि विषय तो एक ही है, जो अलग अलग स्तरों पर हम पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़ते हैं इतिहास, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अलग अलग परीक्षाओं में भी इतिहास विषय जो है वो शामिल होता है। हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमको उसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये आइडेंटिफाई करनी चीज सबसे पहले जरूरी है। आपके तैयारी में एक जो बहुत बड़ी गलती हम कर बैठते हैं कि बगैर समझे पढ़ने लग जाते हैं, और पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है भाई ये तो आ ही नहीं रहा, हमने तो पढ़ लिया टॉपिक, तो हमने उस पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा जिस पर्सपेक्टिव से ये एग्जाम हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज क्या करनी चाहिए, सिलेबस देखना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना। तो सिलेबस से हमको समझ में आ रहा है कि मोटा मोटी बात समझ आ रही है कि भाई कौन से पहलू को पूछेंगे ये, लेकिन उस पहलू में भी क्या पूछेंगे इसकी समझ के लिए पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है। तो ये एक लाइन हो गई संस्कृति के संदर्भ में। आगे देखते हैं, ये हमने देखा 18वीं शताब्दी का
मध्य। PYQ उठाइए। आप जब प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें पूछा है 18वीं शताब्दी के मध्य से औपनिवेशिक भारत में अचानक अकाल क्यों पड़ने लग गए। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक राज्यों का पुनर्गठन क्यों हुआ। तो प्रश्न में ही आपको देखने मिल जाएगा 18वीं शताब्दी का मध्य। सिलेबस में डिफाइन किया है, क्वेश्चंस में भी आपको जो क्रोनोलॉजी दी जा रही है वो 18वीं शताब्दी के मध्य से दी जा रही है। तो ये कोरिलेशन कब समझ में आएगा कि यूपीएससी क्या पूछ रहा है, जब दोनों चीजों को हम साथ में लेकर के बैठेंगे। आगे पढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान। तो स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना लिया, उसके बाद हमने जो उनके खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उस आज़ादी की लड़ाई में देश के अलग अलग भागों से कौन कौन से व्यक्तित्व रहे हैं, उन्होंने अपना योगदान किस किस तरह से दिया है, उन सारे चीज़ों को भी हमको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगली लाइन देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सारे उसमें सब टॉपिक्स मिल जाएंगे अलग अलग जगहों पर। क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए। पिछले 10 सालों के जब आप प्रश्नों को एनालाइज करेंगे आपको ये मालूम चलेगा यही 2 टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आ रहा है। एक रियासतों का विलय जो कि होगा एकीकरण हमारा, कि जब हमको आज़ादी मिली थी तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ आज़ाद हो गए। अब जो वो इतने सारे छोटी छोटी रियासतें थीं उनको भारत में कैसे मिलाया जाए, उसके पीछे बहुत मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रश्न उसी के आसपास घूमते हैं। पुनर्गठन, जब अनेक राज्यों का भारत में विलय हो गया तो आज जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अस्तित्व में कैसे आए, उसको समझने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा पुनर्गठन। सिलेबस में ये जो 2 शब्द दिए हैं, स्वतंत्रता के पश्चात के भारत के प्रश्नों को आप देखेंगे, इन्हीं दोनों शब्दों के आसपास वो प्रश्न रिवॉल्व कर रहे हैं। कभी किसी पहलू को उसी टॉपिक से पूछ देता है, कभी किसी और पहलू को पूछ देता है, पूछता इन्हीं 2 टॉपिक से है। तो हमने अगर सिलेबस और पीवाईक्यू देखा तो हमारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। अगला क्या है? विश्व के इतिहास में 18वीं शताब्दी की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे, उनके रूप और समाज पर उनका प्रभाव। पीवाईक्यूज उठाएंगे आप, आपको प्रश्न मिलेगा, ज्यादातर जो प्रश्न है या तो औद्योगिक क्रांति और उसके प्रभाव पर पूछे गए हैं या तो विश्व युद्ध के कारण और उसके प्रभाव पर पूछे गए हैं। तो यहाँ भी अगर हमने सिलेबस को ढंग से देखा तो बहुत सारी हमारी जो चीजें हैं कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, उसमें हमको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। तो सिलेबस अगर हम देखें तो हमको ये समझ में आता है कि प्रारंभिक परीक्षा में भी इतिहास पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में भी पूछा जाएगा। कौन कौन से हिस्से होते हैं और क्या क्या हमको उसमें पढ़ना होता है। जब हम इतिहास विषय की बात करते हैं तो जो हम पहला हिस्सा उसमें पढ़ते हैं वो होता है प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो हम हिस्सा पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, और उसके बाद हम पढ़ते हैं आधुनिक भारत। अगला हमारा हिस्सा होता है कला और संस्कृति। पांचवा हमारा हिस्सा होता है विश्व का इतिहास, और छठा हिस्सा होता है आजादी के बाद का भारत। ये हिस्से हमको पढ़ने होते हैं। जब हम कला और संस्कृति का हिस्सा पढ़ते हैं तो हालांकि सिलेबस में लिखा है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला और संस्कृति, लेकिन जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न जो रिवॉल्व करते हैं वो प्राचीन काल और मध्यकाल की कला और संस्कृति के आसपास
रिवॉल्व करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में हालांकि आधुनिक भारत से भी साहित्य के ऊपर प्रश्न आ जाता है या कला के ऊपर प्रश्न आ जाता है। तो हमको यहाँ पर ये समझना है कि कितने हिस्से हैं, 6 हिस्से हैं जो हमको इतिहास में पढ़ने हैं। इन 6 हिस्सों में से भी जो आपका विश्व इतिहास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत है, ये प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस क्या था हमारा, जो लाइन लिखी थी, भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, वो पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमारा क्या आ जाएगा, आधुनिक भारत आ जाएगा। और भारत का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो ये तीनों हिस्सा और इससे जुड़ी हुई कला और संस्कृति। जब हम मुख्य परीक्षा में आते हैं तो मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है, उसमें तो लिखा है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला और संस्कृति। तो माने कि प्राचीन काल का या मध्य काल का जो राजनीति था, जो सामान्य तौर पर अगर आप देखें किसी को इतिहास पढ़ते हुए तो वो ये पढ़ते हैं किसका किसके साथ युद्ध हुआ, किसने किसको हराया, किसकी किससे शादी हुई, ये चीजें इतिहास में लोग पढ़ते हैं। हमारा परीक्षा जो है वो पूछता ही नहीं हमसे ये चीजें। वो हमसे क्या पूछता है कि राजाओं का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा था, कोई अगर मंदिर है तो उस मंदिर के ऊपर किस तरह का अंकन मिलता है, बौद्ध रचनाएं हैं तो बौद्ध रचनाओं में हमको किस तरीके से बौद्ध दर्शन दिखाई देता है, वो संस्कृति के आसपास घूमता है। हमारे सिलेबस में ये चीज लिखी हुई है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला और संस्कृति, और उसमें उन्होंने डिफाइन भी कर दिया है कि वो हमसे कला के विभिन्न रूप पूछेंगे, साहित्य पूछेंगे और वास्तुकला से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कला और संस्कृति जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो गया मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ आधुनिक भारत वाला उन्होंने हिस्सा दे रखा है, वो पूछा जाता है हमसे मुख्य परीक्षा में। और जब कभी यूपीएससी का मन करता है सरप्राइज करने का तो विश्व इतिहास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत से प्रश्न डाल देते हैं। ये जो हिस्से हैं इससे आपको हर साल प्रश्न मिलेंगे। जो ये दोनों हिस्से हैं, विश्व इतिहास और स्वतंत्रता के पश्चात भारत, इसमें आप देखेंगे कभी 2 साल के अंतराल पे प्रश्न पूछ लिया, कभी 3 साल के अंतराल पर प्रश्न पूछ लिया। तो आइडिया क्या है, इस हिस्से को हमको पढ़ना है लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़ना है जितने डिटेल में हमको बाकी के हिस्से पढ़ने हैं। छोड़ना भी नहीं है क्योंकि कभी कभार प्रश्न तो आ ही रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि भाई कितनी गहराई में जा करके पढ़ें। जब हम इन विषयों को पढ़ भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स को हम पढ़ें। जैसे हमने स्वतंत्रता के पश्चात भारत में आपको 2 टॉपिक बताया कि उसी 2 टॉपिक के आसपास आपको लगभग सारे प्रश्न घूमते हुए मिलेंगे पिछले 10 साल का अगर आप पेपर देखें तो। यही चीज विश्व इतिहास के साथ आपको देखने मिलेगी। औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति का दूरगामी प्रभाव, विश्व युद्ध और विश्व युद्धों के बीच के साल, उसके ऊपर आपको प्रश्न घूमते हुए नजर आएंगे। तो हमको इन चीजों की क्लैरिटी रखनी है। अब एक एक जो ये टॉपिक है ना, हर टॉपिक में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और उसको बहुत डिटेल में जा करके, अब यहाँ क्योंकि 6 के 6 के हमको जाने का वक्त है नहीं कि हम हर के सब टॉपिक में जाएं, तो हम मेजर इनके बारे में बातें यहाँ पर करते हैं कि किस तरीके से आप इन चीजों को पढ़ें। जो सिलेबस के सब टॉपिक्स हैं, जैसे जैसे हम एक एक हिस्सा पढ़ना शुरू करेंगे हम उनके एक एक डिटेल में जाएंगे कि कौन सा टॉपिक, किस टॉपिक से कितने प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आए हैं, कितने मुख्य परीक्षा में आए हैं, किस तरीके से हम उस टॉपिक को पढ़ें। ये चीजें हर टॉपिक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इन हिस्सों पर पहुंचेंगे। यहाँ हम आपको बेसिक बातें बता रहे हैं कि इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है और किन पहलुओं पर हमको ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि अगर मान ले कि हम इतिहास का, आप लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का नाम सुना है या गुप्त काल, मौर्य काल, किसी काल का नाम सुना है? मौर्य जो लोग हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे एक, और प्राचीन भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण साम्राज्य होता है। इसी का उदाहरण लेते हैं। एक प्राचीन भारत के इतिहास से हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूपीएससी इस टॉपिक को किस तरीके से पूछेगा? स्कूल में अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा हो, छठी में एंशिएंट इंडिया पढ़ाई जाती है, अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो मौर्य साम्राज्य, तो सामान्य तौर पर क्या पढ़ाते हैं? कौन राजा है, किसका कौन बेटा है, किसका शासनकाल कब से कब तक रहा है, किसने कौन कौन से क्षेत्रों को जीता है, किसका किससे विवाह हुआ है, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं सामान्य तौर पर। थोड़ी बहुत बातें अर्थव्यवस्था के बारे में या समाज के बारे में या धर्म के बारे में
की जाती हैं। यहाँ यूपीएससी क्या पूछता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपको पता है कौन किससे लड़ रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है या नहीं। वो आपसे क्या पूछ रहा है, जो चीजें हम सामान्य तौर पर इतिहास में पढ़ते आए हैं अपने स्कूलों में, वो होता है राजनीतिक इतिहास। यूपीएससी राजनीतिक इतिहास में बहुत कम इंटरेस्टेड है। राजनीतिक इतिहास से आपको बहुत ही कम प्रश्न मिलेंगे, अपवाद स्वरूप प्रश्न आपको राजनीतिक इतिहास से मिलेंगे। प्रश्न आते कहाँ से हैं, तो जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी हमको बिल्कुल औसत जानकारी होनी चाहिए, कि हमको ये पता हो कि हाँ भाई चंद्रगुप्त मौर्य नाम का कोई राजा था, अशोक नाम का कोई राजा था, उसने महत्वपूर्ण काम किया है बौद्ध दर्शन के प्रसार के लिए। ये बेसिक चीजें हमको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए। फोकस हमको कहाँ करना है, मौर्य साम्राज्य के बारे में हमको पता कैसे चल रहा है। क्या ऐसे ही कोई कह सकता है कि इतिहास में ये हुआ था, या कुछ आधार होना चाहिए उसका। आपका अगर मन किया तो आप खुद से इतिहास बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं ना। इतिहास में क्या हुआ था उसको बताने के लिए हमारे पास कुछ प्रामाणिक स्रोत होने चाहिए, उन्हीं के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या हुआ था। हम देखने थोड़ी गए थे कि क्या हुआ था। यूपीएससी आपसे वो पूछता है कि किस आधार पर आप ये बात कह रहे हैं। जैसे साहित्य वाला एक शब्द लिखा था ना मुख्य परीक्षा में, साहित्य पर प्रश्न पूछा जाएगा। तो यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है कि जैसे चीन से कुछ लोग आए थे भारत में, या मान लें कि अरब से कुछ लोग आए थे भारत में, तो यूपीएससी आपसे क्या पूछ रहा है कि वो जो चीनी लोग आए थे भारत में, या जो अरब से लोग आए थे भारत में, और उन्होंने भारत के बारे में जो लिखा, उसके आधार पर क्या आप भारतीय इतिहास को समझ सकते हैं। और अगर समझ सकते हैं तो क्या समझ सकते हैं, उन चीन के लोगों ने क्या लिखा, अरब के लोगों ने क्या लिखा, जो लिखा वो सही लिखा कि नहीं लिखा। इस तरह की समझ यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है। ये एक विगत वर्षों का ही प्रश्न है जिसका हमने आपको उदाहरण दिया। एक प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा का हम आपको बताते हैं। यूपीएससी ने ये पूछा, दास्ता होता है स्लेवरी, आप लोगों को पता है कि किसी को गुलाम बना लेना अपना, और उस जो गुलाम है उसका अपने जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा। तो यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा, अर्थशास्त्र करके एक साहित्य है इसी काल का है। यूपीएससी ने ये पूछा कि अर्थशास्त्र दास्ता के बारे में क्या बताता है, और नीचे उन्होंने 3 स्टेटमेंट्स दे दिए। तो अर्थशास्त्र में दास्ता के बारे में क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपसे यूपीएससी जानना चाहता है। अगर कोई मूर्ति है जिसके आधार पर हम भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं, तो वो मूर्ति हमको कहाँ से मिल रही है, तो महत्वपूर्ण स्थल। यूपीएससी इसके ऊपर हमसे प्रश्न पूछ रही है। यूपीएससी ये पूछ रही है कि गुप्त राजाओं का भारतीय संस्कृति के विकास में क्या योगदान रहा है। वो ये नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने किसको हराया या किससे हारे, इस तरह का प्रश्न वो नहीं पूछ रहे हैं। इसमें कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं होना चाहिए वो, लेकिन उसके साथ हमको ऑब्सेशन नहीं रखना है। ये नहीं करना है कि भाई हर युद्ध का हम डेट बैठ के याद कर रहे हैं, हर युद्ध का हम परिणाम बैठ के याद कर रहे हैं। इन चीजों से हमको अपना फोकस हटाना है। फोकस हमको ले कहाँ जाना है, सांस्कृतिक पहलू के ऊपर, कि किस तरह के साहित्य की रचना हुई, किस तरह की मूर्ति कला का विकास हुआ, किस तरह की वास्तुकला का विकास हुआ, किस तरह का, अगर कोई गणित के ऊपर पुस्तक लिखी गई, चिकित्सा के ऊपर कोई बातचीत हो रही थी, चित्रकला किस तरह की बन रही थी, इन सारे चीजों के ऊपर हमको अपना फोकस बढ़ाना है। किस तरह के मंदिरों का निर्माण हो रहा था, किस तरह के स्तूपों का निर्माण हो रहा था, किस तरह की दार्शनिक व्यवस्था थी, कौन कौन से धर्मों का पालन किया जा रहा था, ये जो चीजें हैं हमको उसके ऊपर अपना फोकस बढ़ाना है इस परीक्षा के पर्सपेक्टिव से। तो संस्कृति के अलग अलग पहलुओं को पढ़ना होगा आपको, धर्म से संबंधित, दर्शन से संबंधित अलग अलग पहलुओं को आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए डिटेल्स को हमको यहाँ पढ़ना होगा, समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं को हमको पढ़ना होगा। तो सिर्फ राजनीति से काम हमारा यहाँ
नहीं चलेगा। हमको इतिहास के अलग अलग पहलुओं को यहाँ ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ समझना है कि किस पहलू के ऊपर हमको ज़्यादा फोकस रखना है, किस पहलू के बारे में हमको बिल्कुल औसत जानकारी चाहिए और किस पहलू के बारे में हमको औसत से थोड़ी ऊपर जानकारी रखनी चाहिए। इन सारे चीज़ों को यहाँ आपको देखना होगा। प्राइमरीली यही 5 खाके हैं जिसको हमको ध्यान में रखना है। क्लैरिटी है इस पे? कुछ हम आपको प्रश्न दिखाते हैं विगत वर्षों के, जिससे आपको और बेहतर आइडिया लग सकता है। एक जैसे स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हम कहाँ से पढ़ें, उसी चीज को समझाने के लिए हम आपको प्रश्नों को दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, ये प्रश्न पूछा है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो क्या पूछा है यूपीएससी ने? धान्य कटक करके कोई जगह है, ये हमको समझ में आ रही है बात। और इस जगह के बारे में क्या कह रहा है यूपीएससी कि महासंघिक लोग हैं, ये एक दार्शनिक वर्ग है बौद्ध लोगों के अंदर। तो क्या कह रहा है ये? बौद्धों का जो महासंघिक वाला वर्ग है, महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, माने दर्शन से जोड़ दिया इन्होंने। प्रमुख दार्शनिक स्थल के ऊपर हमसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया, तो इन्होंने हमसे ये पूछा है कि वो स्थित कहाँ पर है, कौन से राज्य में धान्य कटक एग्जिस्ट करता है। लेकिन धान्य कटक का महत्व भी यहाँ पर क्या है? किसी युद्ध से उसका महत्व नहीं जुड़ा हुआ है। महत्व किससे जुड़ा है? दार्शनिक केंद्र से जुड़ा है। और दार्शनिक केंद्र में भी स्पेसिफिकली किससे जुड़ा है? बौद्ध दर्शन के साथ में जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको बहुत डिटेल में जाकर सांस्कृतिक पहलुओं को पढ़ना पड़ेगा, दर्शन से संबंधित विचारों को पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित साहित्य को पढ़ना पड़ेगा, उससे संबंधित स्थलों को पढ़ना पड़ेगा। ये हमारी जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। ये हमने अंग्रेजी वाला यहाँ पर लगाया है ये एनसीईआरटी ही, तो हिंदी में भी सेम आपको उपलब्ध होता है। ये यहाँ आप देखिए, ये एंशिएंट इंडिया जो आर.एस. शर्मा की है, पुरानी एनसीईआरटी, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ एक शब्द दे रखा है इन्होंने, कटक। तो यहाँ पर अगर देखिए, कुछ प्रश्न कैसे होते हैं कि सीधे एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाले हैं। और खासकर प्राचीन भारत पढ़ते हुए ये बहुत समस्या आती है स्टूडेंट्स को, प्राचीन भारत और कला और संस्कृति में, क्योंकि कोई एक ऐसी किताब नहीं है जो बहुत डिटेल में परीक्षा के पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ों को आसानी से उपलब्ध करा सके। तो इसीलिए क्लास यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम आपको ये समझा सकते हैं कि किस चीज को कैसे जोड़ करके पढ़ना है। तो जैसे कटक शब्द यहाँ प्रयोग किया हुआ है और हमसे पूछा क्या है? धान्य कटक। यहाँ नाम लिखा है अमरावती, और यहाँ तीसरा शब्द जो लिखा है वो है महायान। तो महासंघिकों से निकला था महायान, और महायान का प्रमुख जो सेंटर था वो होता है नागार्जुन कोंडा और अमरावती, और यहाँ लिखा है कि आंध्र प्रदेश में वो मौजूद थे। अमरावती ही है जो पुराने समय में जाना जाता था धान्य कटक या धरनी कोटा के नाम से। तो अगर हमको ये जानकारी हो तो हम इस प्रश्न का जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। सिंपल है कि अगर हमको पता है भाई अमरावती है तो आंध्र प्रदेश, उसमें तो कोई बहुत बड़ी बात फिर पूछी नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन हमको बिठाना सीखना पड़ेगा। जैसे एक हम आपको मुख्य परीक्षा का प्रश्न दिखाते हैं। ये प्रश्न पूछा है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला। बौद्ध धर्म एक दर्शन है इंडिया में, ये पता है आप लोगों को, एक महत्वपूर्ण धर्म रहा था जिसको गौतम बुद्ध के द्वारा फैलाया गया था। तो वो यूपीएससी का एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया है। 2016 में यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था। तो क्या कह रहे हैं कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक रूपांकन हो। लोक रूपांकन का मतलब क्या होता है? जो सामान्य जीवन में प्रचलित हो। जैसे अगर आप लोगों ने कभी मधुबनी पेंटिंग देखी है, मधुबनी में मछली का बहुत प्रयोग करते हैं ना। मछली कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ अगर आप मिथिला जाएं तो आपको मछली एक बहुत पसंदीदा खाद्य पदार्थ के रूप में देखने मिलेगा। तो वो लोक जो कला है उससे वो रूपांकन आ रहा है। तो लोक रूपांकन का मतलब क्या हुआ? जो लोक कला में प्रचलित चीजें हैं। आगे क्या पूछा है? और आख्यान। आख्यान क्या होता है? कहानियां।
तो इन्होंने कहा कि लोक रूपांकन और आख्यान को जो चित्रित किया गया है, तो जैसे बहुत सारी जो कहानियां होती हैं दर्शन से या धर्म से जुड़ी हुई, उसको उस धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर हो गए या स्तूप हो गए उसकी दीवारों पर अंकित कर दिया जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि वही कहानी लोक रूपांकन जिसका अंकन किया गया हो, उस अंकन में हमको बौद्ध आदर्श दिखाई देते हैं, ये बात बताना है। आप एनसीईआरटी पढ़िए, कोई भी सामान्य किताब पढ़िए, वो आपको क्या बताएगा कि बुद्ध कौन थे, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या रही हैं, उनके जीवन से संबंधित व्यक्तित्व कौन कौन रहे हैं, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कब हुई, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया, कैसे उनकी कहाँ पर मृत्यु हुई। फिर वो आपको बता देंगे कि भाई बौद्ध आदर्श हैं, ये हैं, बुद्ध की शिक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 आपको करके बुद्ध की शिक्षाएं बता देंगे। फिर बताएंगे कि बौद्ध दर्शन की सफलता के कारण क्या थे, बौद्ध दर्शन जो है वो इतना प्रचलित क्यों हुआ, और उसके बाद आपको बताएंगे बौद्ध दर्शन का पतन कैसे हो गया। यूपीएससी इसमें से कोई भी प्रश्न नहीं पूछता है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। बौद्ध दर्शन में जो यूपीएससी एग्जाम है उसके अगर आप किसी भी कोई भी यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा आप कोई भी एग्जाम देखें, बहुत डिटेल में जाकर के प्रश्न पूछते हैं। यहाँ आपसे क्या पूछा, आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, बौद्ध दर्शन क्या है, और दूसरा चीज कि उस आदर्श को कैसे कला में दिखाया गया है। तो आप लोगों ने बौद्ध दर्शन पढ़ा नहीं होगा, इसीलिए हम आपको बहुत साधारण उदाहरण से समझाते हैं। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध अहिंसा पर बल देते हैं कि हिंसा हमको नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई किसी भी पहचान का व्यक्ति हो, हम उसको उसकी पहचान से परे बौद्ध दर्शन में आने की इजाजत देते हैं। हालांकि औरतों को बौद्ध दर्शन में शामिल करने के वो पहले खिलाफ थे, लेकिन कर लिया था अंततः। तो विचार क्या हो गया दूसरा, समावेशीकरण, कि किसी भी पहचान के परे, आप औरत हैं, आप पुरुष हैं, आप उच्च वर्ण से हैं या निम्न वर्ण से हैं, आप राजा हैं या आप भिखारी हैं, कुछ मैटर नहीं करता है, हर कोई जो है वो बौद्ध दर्शन का हिस्सा बन सकता है। तो बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या हो गया, समावेशीकरण। एक हम लोगों ने बात किया अहिंसा, एक हो गया समावेशीकरण। इस उदाहरण को ही लेकर के चलते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि कैसे हमको आख्यान और रूपांकन में ये चीज देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ बगल में मैंने एक तस्वीर लगाई है सांची से, सांची के स्तूप के ऊपर ये अंकन है, क्योंकि इन्होंने पूछा भी यही है कि प्रारंभिक बौद्ध स्तूप कला में कैसे अंकन मिल रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक वृक्ष बनाया हुआ है, ये उस वृक्ष को दर्शाता है जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस वृक्ष की पूजा करना मतलब कि बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि एक औरत खड़ी है, और ये औरत पहले पूजा यहाँ कर रही है। इसके पीछे एक आदमी खड़ा है जिसके सिर पे छतरी है। छतरी है मतलब कि राजा है वो, क्योंकि राजा के ऊपर ही छतरी होती थी, या भगवान के ऊपर छतरी होती थी या राजा के ऊपर छतरी होती थी। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि एक स्त्री इस पुरुष से पहले पूजा कर रही है। अब इसकी पत्नी हो, बहन हो, पुत्री हो, या इससे जुड़ी ही ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइडिया क्या है कि एक इतने दृढ़ पितृसत्तात्मक समाज में एक स्त्री जो है वो पहले यहाँ पूजा कर रही है। तो ये अंकन अपने आप में हमको एक समावेशी प्रकृति को दिखा रहा है। यूपीएससी आपसे ये समझ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप लोक रूपांकन में या आख्यान में क्या चीजें दिखाई दे रही है। तो उनका ये आइडिया सिर्फ नहीं है कि आप याद कर लें कि किस काल में किस जगह पे कौन सा मंदिर था। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या आपने किसी मंदिर की दीवार को देखा है, क्या आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि उसकी दीवार पर जो बनाया गया वो क्यों बनाया गया, उसी तरीके से उसका निर्माण क्यों हुआ। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो हमारे दिमाग में आने चाहिए, और इन प्रश्नों का जवाब देने की ही क्षमता हमको विकसित करनी है। जैसे 2021 में एक बहुत बेहतरीन प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था कि मध्यकालीन मंदिर की दीवारों पर सामाजिक जीवन कैसे दिखाई देता है। अब वहां उन्होंने आपसे क्या पूछ लिया, मंदिर की दीवार पे सामाजिक जीवन क्या है। आप या तो रट के जाएंगे, जो हम ये चीज तो प्रिडिक्ट कर नहीं सकते हैं कि भाई सामाजिक जीवन पूछ देगा, ऐसा कोई प्रश्न तो उन्होंने पूछा नहीं था। तो वहां हमसे एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई हम गहराई में जाकर के अपने ही देश की संस्कृति को समझें,
अगर हमने किसी मंदिर की दीवार को देखा होता तो हम इसका जवाब दे पाते। सामाजिक जीवन की जब बात पूछी जा रही है तो मंदिर की दीवारों पर हमको दिखाई देता है कि लोग एक साथ नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। हमको लोगों का अंकन दिखाई देता है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए। हमको लोगों का अंकन दिखाई देता है एक साथ बैठे हुए, किसी तरीके का प्रोसेशन निकालते हुए। ये सारी चीजें आप कब समझ पाएंगे? जब आप मंदिर की दीवारों को देखेंगे। अब आपके लिए पॉसिबल तो है नहीं कि भाई जा करके देखें, आप हर मंदिर तैयारी कर रहे हैं, आप अभी आपको एग्जाम निकालना है, तो आप तस्वीरों के जरिए इन चीजों को पढ़ें। ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है जिससे आपको हिस्ट्री बोरिंग भी नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि भाई विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, इतने पहले की कहानी है। तो जब आप चीजों को ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं वो पता कैसे चल रहा है, किस जगह पर कौन से साहित्य में वो लिखा हुआ है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजों का अंकन है तो कहाँ है वो अंकन। अगर हमारे पास उससे जुड़ी प्रतिनिधि तस्वीरें हैं तो हमको वो बहुत आसानी से याद भी रह जाएंगी चीजें। और जब हम देखेंगे तो यूपीएससी ने एक पहलू पूछा हो, कल हमसे 2-3 और पहलू पूछ ले। अगर हमने ऑब्जर्व किया है उन तस्वीरों को तो हम बता पाएंगे कि भाई ये अंकन है, इसके साथ बाकी और भी अंकन हमको दिखाई देता है। तो ये आप एक तरीका अपनाएं पढ़ते हुए। जैसे ये जब हम लोग क्लास में इन चीज़ों को करेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ देख करके तस्वीरों के साथ में करेंगे कि क्या क्या चीज़ों का हमको अंकन दिखाई देता है। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो ये बुद्ध के जन्म की कथा का यहाँ पर अंकन किया गया है कि माया देवी जो हैं वो सो रही हैं। अब इसको आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि किस तरह के कपड़े पहना करते थे ये लोग। धोती के तरह का कपड़ा ये पहना करते थे। आप यहाँ बता सकते हैं कि किस तरह के ये लोग गहने पहना करते थे, रोशनी के लिए किस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, पंखा झलने के लिए यहाँ पे किस तरह के चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है, इन चीज़ों को आप बता सकते हैं। हाथी का यहाँ पर अंकन है, क्यों इस हाथी का अंकन है, क्या उसका महत्व है। यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था बहुत इंटरेस्टिंग कि भारतीय वास्तुकला और साहित्य में शेर और बैल की आकृतियों का कैसे अंकन किया गया है, उसके बारे में बताइए। तो जब हम इन तस्वीरों को देखते हैं तो अनायास ही हमारी नजर पड़ेगी इन चीजों पर कि अच्छा बैल को अंकित किया है, शेर को अंकित किया है। एक और जो बहुत प्रोमिनेंट अंकन हमको बार बार दिखाई देता है वो दिखाई देता है हाथी का। तो क्यों इनका अंकन किया गया है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, ये सारी चीजें हमको अपने पढ़ाई के तरीके में शामिल करनी है। संस्कृति की बेहतर समझ आपकी वहीं से बनती है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे। जैसे ये एक प्रश्न पूछा गया है 2023 में पूछा था कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा राजा था जिसने एक डैम बनवाया था, जिसने एक बांध बनवाया था। तो यहाँ इन्होंने पूछा है कि बांध बनवाया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है, यहाँ से सीधा स्टेटमेंट ये पूछा है कि देवराय प्रथम जो है उसने एक बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी पर। तो आपको ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हमको कठिन ही मिल रहे हैं, ऐसे प्रश्न भी मिलेंगे जो सीधे सीधे हमारे एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैंने इसमें कुछ प्रश्नों को यहाँ पर आपको प्रतिनिधि प्रश्नों की तरह से अंकित किया है कि प्रश्न और सीधा जवाब जो है वो हमको मिल रहा है एनसीईआरटी में। लेकिन हमको ऐसे प्रश्न भी मिलते हैं जिसका हमको जवाब एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। या इस तरह के प्रश्न है स्तूप की संकल्पना के संदर्भ में, जिसका हमको सीधा जवाब जो है वो एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो हमको दोनों तरह की तैयारी रखनी होगी, अपनी बेसिक तैयारी भी रखनी होगी और उसके ऊपर हमको एक एडवांस्ड तैयारी भी अपनी रखनी पड़ेगी। तो जब हम पुस्तकों को पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो हमको स्किप नहीं करनी है, किसी भी हालत में हमको उसको स्किप नहीं करना है। इनफैक्ट अगर आप इस साल का भी पेपर देखें तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके लिए आपको एडवांस्ड स्टडी की जरूरत पड़ेगी। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारी पुरानी वाली एनसीईआरटी, अब देखिए दो तरह की एनसीईआरटी है, एक पुरानी वाली एनसीईआरटी है, एक नई वाली एनसीईआरटी है। तो जब हम पुरानी वाली एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो उसमें एक अच्छी चीज क्या है कि उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजिकली लिखा है कि जैसे एक काल के बारे में पहले बात कर लिया, उसके सारे पहलू वहां पर लिख दिए, फिर दूसरे चैप्टर में दूसरे काल के बारे में, तीसरे चैप्टर में तीसरे काल के बारे में, इस तरीके से करके लिखा गया है उस एनसीईआरटी को।
जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें क्या किया गया है, चैप्टर्स बना दिए हैं। जैसे अगर हम आपको पहले जो नई वाली एनसीईआरटी है उसमें उदाहरण दे एंशिएंट का, तो एंशिएंट में उन्होंने पहला चैप्टर जो है वो दे दिया है, एक टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। दूसरा जो उन्होंने चैप्टर दिया है वो चैप्टर दिया है राजनीतिक जीवन पर। अब एक ही चैप्टर है उसमें पूरे प्राचीन भारत की राजनीति दे दी। जहां उनको लगा है कि किसी एक राज्य पे एम्फसाइज करना है, एक राज्य के बारे में डिटेल में दे दिया, दूसरे राज्य के बारे में महज 2 लाइनें लिख दी। तो क्या आपको अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो लॉजिक समझ में आएगा उसका? वो उसको समझ में आ सकता है जिसको ऑलरेडी इतिहास की एक अच्छी समझ है कि हम प्राचीन भारत का राजनीतिक जीवन समझना चाहते हैं भाई, हम प्राचीन भारत का सामाजिक जीवन समझना चाहते हैं तो हम तीसरा चैप्टर खोल लें, आर्थिक जीवन समझना चाहते हैं हम अगला चैप्टर खोल लें। वो सेंस तभी मेक करेगा जब आपके पास ऑलरेडी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद हो। नहीं तो थीम वाली जो एनसीईआरटी अच्छी है लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये चीज समझना यहाँ आवश्यक है। प्रश्न वहां से भी पूछा जाता है, लेकिन आप बहुत सारे रीडिंग्स को ना करें। आप जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है प्राचीन भारत की, मध्यकालीन भारत की और आधुनिक भारत की, बहुत आसानी से आपको बुक स्टोर्स पर उसकी फोटोकॉपीज मिल जाएंगी। फोटोकॉपी नहीं मिल रही है तो पीडीएफ भी आपको बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, तीनों एनसीईआरटीज को अच्छे से पढ़ें। और चौथी जो आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए वो आती है फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी। फाइन आर्ट्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी आती है, उसको अच्छे से आप पढ़ ले। बाकी जो थीम वाली चीज है वो क्लास में एनीवे कवर हो रही है, वहां से जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं वो क्लास में पढ़ाई जा रही हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना सोर्स लिमिटेड रखना है, बहुत ज्यादा स्रोतों के पीछे हमको भागना नहीं है, क्योंकि उससे समस्या क्या होगी कि रिविजन नहीं होगा आपका। और एक बार आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के, अच्छा पढ़ेंगे, पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो अच्छा ही लगेगा नई चीज पढ़ के, लेकिन आपको क्या 2 साल बाद जब आप परीक्षा लिख रहे हैं तो वो चीज याद है? वो चीज यहाँ सबसे ज्यादा मैटर कर जाती है। तो कितना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप कितनी चीजों को सही तरीके से याद रख पा रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर क्या है कि एनसीईआरटी पढ़िए, एक जो आपकी बेस बुक होनी चाहिए। बाकी एडवांस्ड जो सारी चीजें हैं उसके लिए आप अपने क्लास नोट्स को बेस बनाइए। तो यहाँ हमको 2-3 चीजें करनी होती हैं। एक चीज तो हो गया हमारा जो है एनसीईआरटीज, और ये भी हमको कौन सी पढ़नी है, पुरानी वाली। इसके साथ हमको क्या करना है, इसके साथ हमको ऐड करना है क्लास नोट्स। देखिए मुख्य परीक्षा जो है ना, मुख्य परीक्षा के जवाबों को लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा आपको काम आएगा वो आएगा आपका क्लास नोट्स। क्लास नोट्स और क्लास में जो डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन से आप अपनी कैसी समझ बना पाए हैं, जानकारी आपकी उतनी काफी होती है। क्योंकि जो मेंस के प्रश्न होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, उसमें यूपीएससी कोई फालतू के इधर उधर के तथ्य नहीं पूछ रही है। तो आपने एक टॉपिक को बेहतर तरीके से अगर समझ लिया है तो आप अपने प्रश्नों का जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो जानकारी के मसले में क्लास का डिस्कशन और नोट्स, आप कितना लिख पा रहे हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा में सब कुछ डिपेंड किस पे करता है कि आपने जो समझा है उसको आपने कैसे लिखा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या इंपॉर्टेंट होगा, एक आप पीवाईक्यू, वो तो क्लास के साथ में ही पीवाईक्यूज डिस्कस हो जाते हैं। दूसरा आपको यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, कि आप खुद प्रश्नों का जवाब लिखने की तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसका आप बेहतर तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जहां तक बात है प्रारंभिक परीक्षा की, तो क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में तो बहुत सारे तथ्य भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है, तथ्य भी पूछा जाता है। अब सारे तथ्यों को तो हम नोट्स में नहीं लिखेंगे, फिर तो वो किताबी हो जाएगी, फिर रिवीजन का मतलब क्या है। तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा में आते हैं तो कुछ किताबें होती हैं, या तो आप किताब पढ़ लें या आपको जो विजन से नोट्स मिलेगा, विजन का नोट्स मिलता है, वहां पे ये बता दिया जाता है कि भाई अब जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मान लें कि एक टॉपिक है सामाजिक धार्मिक
सुधार आंदोलन। तो उसमें हम कंपाइल करके नोट्स दे देते हैं कि भाई ये आपके हिस्से हैं जो आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अलग से पढ़ना है। कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो उसके लिए नोट्स में आप पेज नंबर देख लें कि यहाँ से यहाँ तक हमको उस टॉपिक को पढ़ना है। तो उसके लिए आपको क्या अपना ऐड करना होगा सोर्स, आपको यहाँ से जो नोट्स मिल रहा है वो आपने या तो नोट्स ऐड कर लिया, या तो स्पेक्ट्रम की किताब आती है मॉडर्न इंडिया के लिए, उसमें से आपने जो तथ्यात्मक वाले कुछ हिस्से हैं उसको पढ़ लिया। चुनना दोनों में से एक ही है, या तो विजन के नोट से कर लीजिए या तो स्पेक्ट्रम से कर लीजिए। सोर्स कहीं पर भी हमको बहुत ज्यादा अपने नहीं रखने हैं, सोर्स कम रखना है, रिविजन हमको उसका बार बार करना है। ये चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए तैयारी की शुरुआत से ही। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो समसामयिक मुद्दों से आती हैं, तो उसके लिए साल के अंत में जो कुछ क्लासेस कराई जाती हैं उससे आप समसामयिक मुद्दों वाला हिस्सा प्रिपेयर कर ले। न्यूज़ पढ़ रहे हैं जब, तो इतिहास से संबंधित न्यूज़ को इग्नोर ना करें। जो कहीं पे अगर खुदाई चल रही है, जैसे एक प्रश्न पूछा गया था, ये एक प्रश्न पूछा था यूपीएससी ने 2023 में कि प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पोम्पुहार, मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे। 2022 का जो साल था, उस साल मुचीरी में उत्खनन चल रहा था, तो वहां आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन चल रहा था, अगले साल उसी पर प्रश्न पूछ दिया। 2017 कंगनहल्ली एक्सकवेशन चल रहा था, 18 में उस पर प्रश्न आया है। ऐसे ही करके मांगडू एक साइट है, 2023 एक्सकवेशन, 24 में प्रश्न आया है। तो इस तरह की चीजें कि साल में कहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है, कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन स्थलों को हम ध्यान में रखें। अब उसके लिए आपको बहुत मेहनत अपने तरफ से करने की जरूरत नहीं है। जो मटेरियल आपको बताया जा रहा है, जो क्लासेस 4-5 क्लास लगभग होती है जिसमें सारा करंट अफेयर्स हिस्ट्री का कवर होता है, तो उन चीजों को यहाँ आपको प्रारंभिक परीक्षा के पर्सपेक्टिव से जोड़ना पड़ेगा। वहीं पे आपकी थोड़ी मेहनत ज्यादा है। उसका कारण क्या है कि बहुत रैंडम है। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें बहुत रैंडम तरीके से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा में आपने अगर प्रैक्टिस की है, आपने अगर समझ विकसित की है, तो वो स्टेज तुलनात्मक रूप से आसान लगेगा आपको। उनके लिए आसान है जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, जिनको याद करना बहुत ज्यादा पसंद है, उनको तो भाई दिक्कत लगेगी अगर आप मुख्य परीक्षा में आए, और वहां याद करने से बहुत फायदा होता भी नहीं है। तो मुख्य परीक्षा जिससे आपकी एक्चुअली रैंक डिटरमाइन होती है, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग स्टेज है, तो हमें मेहनत अपनी करनी है कि भाई हम क्वालिफाई कर जाएं, ऐसा ना हो कि हम अटके ही रह जाएं। लेकिन मेन आपका डिसीजन कहाँ होता है, किस जगह से सब कुछ डिसाइड होता है, जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं मुख्य परीक्षा का। तो ये चीज आपके लिए बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, जहां पर आपको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए चीजों को समझ करके पढ़ना आवश्यक होता है। जो भी यहाँ पर आपको हमने बताया है कि ये आपका सोर्स होना चाहिए, जो आपकी क्लास में आपको समझ जैसे बताया जा रहा है कि भाई इस टॉपिक को इतने डेप्थ में पढ़ो। पीवाईक्यू आप चाहें तो खुद से, अगर आप विजन का यूट्यूब चैनल देखें तो आपको उस पर पीवाईक्यू डिस्कशंस मिल जाएंगे, उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये काम आप अपने स्तर पर कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी पीवाईक्यू डिस्कशन देखा, आपने समझने का प्रयास किया कि भाई किस टॉपिक से किस तरह का प्रश्न आ रहा है, तो वो आपको एक बेहतर स्थिति में रखेगा परीक्षा के तैयारी के दृष्टिकोण से। तो इन सब के साथ में एक फोकस हमारा होना चाहिए पीवाईक्यू डिस्कशन के ऊपर, साथ ही जो हमारा करंट की घटनाएं हैं उसके ऊपर। ये चीजें हमको साथ में कंबाइन करके इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़नी है। इतिहास पढ़ना कैसे है, बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना है। बहुत लाइवली क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है इतिहास में। कहीं पे भी आपको ये नहीं, अगर खासकर मुख्य परीक्षा में आप देखें, देखिए प्रारंभिक परीक्षा में तो हर सब्जेक्ट में आपको ये समस्या आएगी। मुख्य परीक्षा में आप आएंगे तो वहां पर आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा मिलेंगे, और वहां आपको ये चीज ध्यान रखनी है हमेशा। इवन प्रारंभिक परीक्षा में इसी साल का अगर मैं आपको उदाहरण दूं तो यूपीएससी ने ये पूछा है, एक गांधी के बारे में आप सबने सुना होगा, आपको पता होगा कि भारत को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो प्रश्न क्या पूछा है यूपीएससी ने कि जो गांधी का असहयोग कार्यक्रम था उसमें क्या क्या चीजें
शामिल थीं। तो आपसे पूछा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न गया है कि असहयोग कार्यक्रम, गांधी क्या कह रहे हैं कि असहयोग के अंतर्गत, बेसिक शब्दावली समझ ली आपने, आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे देंगे। असहयोग का मतलब क्या है? सहयोग नहीं करना। सहयोग, सरकार की खिलाफत कर रहे हैं ब्रिटिश राज की, ब्रिटिश राज के साथ सहयोग नहीं करने का मतलब क्या हुआ? क्या नहीं करेंगे? नौकरी नहीं करेंगे उनकी, उनके शिक्षण संस्थानों में नहीं जाएंगे, उन्होंने अगर हमको कोई उपाधि दी है तो हम वो उपाधि वापस कर देंगे, दे रहे हैं तो लेने से मना कर देंगे। यही तो तरीका है ना असहयोग करने का। उनके कपड़े जो होंगे, उनके उत्पाद जो होंगे, उनको हम लोग नहीं लेंगे। हो गया असहयोग कार्यक्रम। अगर यही पूछ दे सविनय अवज्ञा कार्यक्रम क्या है, तो अवज्ञा करेंगे। सरकार की अवज्ञा करना क्या होता है? सर, हमारा नागरिक की तरह कर्तव्य क्या है? कर देना। तो सरकार की अवज्ञा करने का मतलब कर नहीं देंगे। और कर नहीं देंगे तो किस किस तरह के कर लगा रहे थे? कृषि के ऊपर कर लगा रहे थे तो भू राजस्व कर देने से मना कर देंगे। जंगल के ऊपर कर लगा रहे थे तो वन से संबंधित कर देने से मना कर देंगे। कह रहे थे कि नमक नहीं बना सकते हैं, नमक बनाना सिर्फ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो नमक बना देंगे। हो गया असहयोग। तो हो गया सविनय अवज्ञा। और जब अवज्ञा कर रहे हैं तो सविनय कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है, बहुत ही विनय पूर्वक अवज्ञा करनी है। तो यही कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए, हमारे कई सारे प्रश्न जो होंगे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। मुख्य परीक्षा में तो पूरा कॉन्सेप्ट बेस आता है, प्रारंभिक परीक्षा में कॉन्सेप्ट भी होता है और फैक्ट भी होता है। तो हमको पढ़ना कैसे चाहिए कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, क्योंकि अगर रटने पे पहले चले जाएंगे तो सब्जेक्ट से ही बोरियत हो जाएगी। तो करना क्या चाहिए कि हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखें। बेहतर तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए हमको विजुअल्स के साथ में चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद जब हमारी समझ विकसित हो गई, तब हम ये देखें कि भाई क्या क्या तथ्य हम यहाँ पर फिल इन करें। तो दोनों, आपको सब्जेक्ट को पढ़ने में भी मजा आएगा और उसके साथ साथ दोनों स्तरों पर आपकी तैयारी भी हो जाएगी। क्लैरिटी है इसमें? तो इन्हीं चीजों को, कुछ पहलुओं को हम इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। आपको अगर इतिहास से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए। आप तो क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, जो नहीं किए हैं उनको पूछना होगा। बताइए, कुछ पूछना है किसी को तैयारी से जुड़ा हुआ या किसी बुक से जुड़ा हुआ? सब क्लियर है? हिस्ट्री को ऑप्शनल के रूप में कैसे पढ़ें, ये तो खैर जीएस का है, आप क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिए ऑप्शनल का, ऑप्शनल के ऊपर वहां बात कर लेंगे। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए सफिशिएंट कोई किताब नहीं है। देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, एंशिएंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर, इसके लिए कोई ऐसी किताब नहीं है जो सफिशिएंट है। इसके लिए, इसीलिए हम क्लास में पढ़ाते हुए भी कहते हैं कि क्लास नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस हिस्से से यूपीएससी बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछती है। अब यहाँ बुक पढ़ें कौन सी, उसके लिए आपका जवाब होगा कि एंशिएंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा की पुरानी वाली एनसीईआरटी प्राचीन भारत, दूसरी फाइन आर्ट्स की 11वीं क्लास की एनसीईआरटी। लेकिन ये इनफ नहीं है, यहाँ से प्रश्न आते हैं, कुछ प्रश्न आते हैं, ज्यादातर जो आप प्रश्न देखेंगे वो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा जाता है। खास करके जब आप मुख्य परीक्षा में आएंगे तो आपको वो चीज और गहराई से समझ आएगी कि बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ सफिशिएंट तो नहीं है ये किताबें, लेकिन यही किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें जो क्लास का डिस्कशन है, क्लास के जो नोट्स हैं, उसको आपको ध्यान रखना होगा, उसी चीज को आपको अपना गाइड पीवाईक्यू के साथ में बनाना होगा। मध्यकालीन भारत में शब्दावली, दिल्ली सल्तनत के दौरान हुए तकनीकी परिवर्तन। आप 2023 का प्रश्न उठाइए, इस बार का अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर इस मायने में था कि मेंस के शब्द, जो मेंस के प्रश्न पूछे गए थे पिछले कुछ वर्षों में, उठा के वहीं से प्रश्न पूछा था। और सहयोग आंदोलन वाला जो पूछा है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम पे ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है, उसी को पूछ दिया प्रीलिम्स में। वो मिडीवल अभी किया नहीं है ना आपने, मिडीवल का जब पढ़ेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इनफैक्ट अरघट्टा वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल इस वजह से भी था क्योंकि ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
इतने डिटेल में वहां नहीं पूछा था, यहाँ उसी को उठा करके डिटेल में पूछ दिया है। तो जब मिडीवल पढ़ेंगे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शब्दावली के ऊपर प्रश्न आता ही है, अर्घट्टा का प्रश्न जो है वो वहीं से आया था। ठीक है, कुछ और पूछना चाहते हैं जी? सिक्के, सिक्के, हाँ सिक्के तो बिल्कुल पूछे जाएंगे। स्रोत कैसे समझते हैं इतिहास को? साहित्य से समझते हैं, अभिलेख से समझते हैं, सिक्कों से समझते हैं, स्थापत्य से समझते हैं। जो चीजें हमको आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में मिल रही हैं, पुरातात्विक उत्खनन में मिल रही हैं, उससे समझते हैं। जब हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ते हैं तो हम पहला टॉपिक ही इसी से शुरू करते हैं, इतिहास को समझने के स्रोत और कैसे उन स्रोतों को हम पढ़ें। तो सिक्के जो हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं, वो आपको पढ़ना है। उससे एक बार जब पढ़ लेंगे ना, एक सिक्का देखना सीख लेंगे कि सिक्के के ऊपर क्या क्या अंकित है, उससे क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं, बहुत आसानी से उसके जवाब आप लिख पाएंगे। तो वो इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो आएगा स्रोत में। कोई और प्रश्न? चलिए फिर हम लोग यहाँ सेशन खत्म करते हैं। अब सोना मैम जो है वो आपका इकोनॉमी का सेक्शन, अभी वो आएंगी, इकोनॉमी के सेक्शन पे वो आपके साथ डिस्कशन करेंगी। हैव अ गुड डे।